हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं आज आप लोगों को थोड़ा वो कारण बताने जा रहा हूँ जिस वजह से श्रीलंका इतनी बुरी आर्थिक स्थिति में हो गया। अब आप देखिए कहाँ प्रधानमंत्री का घर जलाया जा रहा है, राष्ट्रपति की लोग सड़कों पे आ गए हैं, मंत्रियों को रिज़ाइन करना पड़ रहा है और श्रीलंका बहुत ही बुरी हालत में है। आप न्यूज़ में रोज़ सुन ही रहे होंगे और इसके पीछे कुछ कारण है। अब कारण देखिए क्या है। रीजन्स फॉर श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस की श्रीलंका की जो अर्थव्यवस्था की हालत हुई उसकी वजह है क्या है, हम इन वजहों को पढ़ते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रीलंका ओवर द ईयर्स अपने डिफेंस पे बहुत ज़्यादा खर्चा करता रहा है। पहले तो वो एलटीटी के टेररिस्ट वगैरह से लड़ने के लिए, मिलिटेंट से लड़ने के लिए करता था। उस टाइम तो चलो वाजिब था, लेकिन उसके बावजूद भी लगभग 15% जो है डिफेंस पे खर्चा किए जा रहा है, जो काफ़ी है। मतलब डिफेंस पे खर्चा जो है उतना ही होना चाहिए जितना ज़रूरी है। कम कर दोगे तो भी खतरा है और ज़्यादा कर दोगे तो भी आपकी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो बैलेंस एक बहुत आवश्यक है। दूसरी बात है कि 2019 के राष्ट्रपति के चुनाव जीतने से पहले और 2020 के पार्लियामेंट यानी संसद के चुनाव से पहले बड़े हैवी टैक्स कट कर दिए, मतलब टैक्सेस बहुत कम कर दिए। लोगों को खुश करने के लिए टैक्सेस कम कर दिए। जैसे अभी हमारे श्रीमान राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कुछ कर रहे हैं इसी प्रकार की चीज़ें। लेकिन इन टैक्स कट से क्या हुआ, अर्थव्यवस्था डगमगा गई। देखिए ऐसा है, अंग्रेजी में कहावत है कि गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। अच्छी राजनीति जो है वो खराब अर्थव्यवस्था की ओर धकेलती है। सो ये हंसी मजाक वाला कोटेशन है, गुड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स, और वही श्रीलंका ने फॉलो किया। टैक्स कट वगैरह ज़्यादा किए, उससे अर्थव्यवस्था चरमरा गई उनकी। फिर देखिए क्या हुआ कि कोविड-19, भाई कोविड-19 ने 2 साल तक पूरे विश्व को हिला दिया। सिमिलरली श्रीलंका को भी हिला दिया। अब क्या था कि श्रीलंका का ज़्यादातर फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज जो है वो टूरिज्म से आता है। टूरिस्ट आने बंद हो गए कोविड में, तो लोग घरों से निकलने भी बाहर बंद हो गए। तो उस चक्कर से उनकी 2019 में $7.5 बिलियन उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो घट करके सिर्फ $2.8 बिलियन है कि बहुत कम हो गया। और श्रीलंका ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है, और ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है जिसमें क्या है, उसका पेट्रोल इंपोर्ट करता है, जो हम भी करते हैं। चलो खाद्यान्न भी इंपोर्ट करता है, कागज़ भी इंपोर्ट करता है, चीनी भी इंपोर्ट करता है, दालें भी इंपोर्ट करता है, दवाइयाँ भी इंपोर्ट करता है, और गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट वगैरह सब ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट करता है। श्रीलंका की इंडस्ट्री मेनली टूरिज्म पर टिकी हुई है या चाय पर टिकी हुई है। ये सब चीज़ें इंपोर्ट करता है, तो भाई इंपोर्ट करने के लिए पैसा चाहिए, और फॉरेन एक्सचेंज आपके पास सिर्फ $2.8 बिलियन बचा, तो आप इंपोर्ट कैसे करोगे? ठन ठन गोपाल हो गए, पैसा तो बचा नहीं है आपके पास। तो इस चक्कर में भी उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। फिर श्रीलंका ने एक बहुत बड़ा सफ़ेद हाथी खरीद लिया। उन्होंने जो है $1 बिलियन का ऋण लेकर के, चाइनीज से ऋण लेकर के अपना एक हम्बनटोटा पोर्ट बनाया। और श्रीलंका का 10% डेट जो है, जो उनका जो कर्जा है, वो हम्बनटोटा पोर्ट की वजह से। और हम्बनटोटा पोर्ट एक सफ़ेद हाथी साबित हुआ, और न तो इससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट हुआ, ज़्यादा ट्रेड भी नहीं हो पाया इससे, और चीन के डेट में 10% दब गया। हालांकि चीन का डेट जो है वो अन्य कर्जे के बजाय कम है। ओवरऑल 47% कर्जा अन्य वैश्विक संस्थानों से श्रीलंका ने ले रखा है। तो सिर्फ चीन को ही दोष देना गलत होगा, लेकिन चीन का भी उसमें हाथ है। अब अगली बात सुनिए आप। अगली बात यह है कि रशिया और यूक्रेन में लड़ाई होगी। भाई रशिया यूक्रेन तो फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया का खाद्यान्न की टोकरी है, और वहीं से भोजन इनके पास आता था। तो वो भी, वहाँ की कीमतें बढ़ गई। जब गेहूँ आना बंद हो गया तो श्रीलंका में भी क्राइसिस हो गई। और एक बात और है इसके साथ ही, उनकी टूरिज्म जो है, जो उनके टूरिस्ट आते थे उसमें 10% फॉरेन एक्सचेंज टूरिज्म से ही होता था। पेंडेमिक के कारण से टूरिस्ट आने बंद हो गए, और बहुत ज़्यादा संख्या में रूस और यूक्रेन से टूरिस्ट आते थे यहाँ पर। अब रूस यूक्रेन तो आपस में लड़ने लग गए, तो टूरिस्ट कहाँ से आएंगे? तो ये सब समस्याएं हुई श्रीलंका के अर्थव्यवस्था के कारण से। अब आगे हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या कारण हुए। और देखिए रीजन्स ये हैं, आगे चलते हैं। टूरिज्म हिट हुआ, रूस जो है श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा इंपोर्टर था। रूस क्या था? श्रीलंकन टी का सबसे बड़ा इंपोर्टर रशिया रहा है। तो एक मिनट में इसको ठीक कर देता हूँ। श्रीलंका की चाय का रूस जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है, और रूस के पास पैसा खुद लड़ाई में लग गया, तो इसलिए वो भी इंपोर्ट कम कर दिया उसने। और एक बहुत बड़ी गलती की श्रीलंका ने, इसको ध्यान देने वाली बात है कि ओवरनाइट ट्रांजिशन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग।
जून 2021 में राष्ट्रपति महोदय को एक सपना है और दूसरे दिन से उन्होंने कहा कि भाई कल से श्रीलंका 100% ऑर्गेनिक हो जाएगा, यानी जैविक खेती करेगा, कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक फर्टिलाइजर जो उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। अब देखिए ऐसा है कि एक देश जो इतने सालों से रासायनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके अपना खाद्यान्न का प्रोडक्शन कर रहा था, सडनली उसको रातों रात आप कहे कि कल से आपको रासायनिक खाद नहीं मिलेगी, तो वहाँ का जो टी प्रोडक्शन है और खाद्यान्न प्रोडक्शन है जो एक ही सीजन में 50% गिर गया। भाई आप सडनली ये कह दो कि कल से जो है आपको रासायनिक खादें नहीं मिलेगी, कल से आप गोबर से ही काम चलाओ, तो खाद्यान्न का प्रोडक्शन तो गिरेगा, उससे वहाँ भयंकर फूड शॉर्टेज आ गई। ये एक सेक्सिली वाली प्लान श्रीलंका की सरकार ने बनाई। देखो जैविक खेती एक अच्छी चीज़ है, लेकिन लिमिट में अच्छी चीज़ है, ये नहीं कि पूरे देश को ही आप जैविक खेती बना दो ओवरनाइट। और इसके अलावा उनकी करेंसी, ये सब चीज़ें देखते हुए उनकी करेंसी, उनकी जो मुद्रा की वैल्यू है वो गिरती गई, वहाँ इंपोर्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस था, उसके कारण से भी उनकी फॉरेक्स रिजर्व कम हो गए और लोगों ने अनाज इकट्ठा करना शुरू कर दिया डर के कारण से, उससे और कमी हो गई मार्केट में। तो ये चंद एक रीजंस थे जिसकी वजह से श्रीलंका की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। वहाँ इतने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह प्रधानमंत्री के घर में आग लगाई जा रही है, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, मिलिट्री घूम रही है। ये सब चीज़ें जो है कहीं हमारे देश में न हो जाएं, इसलिए हमें और हमारे राजनेताओं को अपनी अर्थव्यवस्था ऑस्टेरिटी मेजर्स पर और तरीके से चलानी होगी। धन्यवाद। जय हिंद।